सेमेस्टर 4 के लिए आज का विषय है मुगल कालीन जागीरदारी व्यवस्था। मुगल काल में वे मनसबदार जिनको राज्य की सेवा के बदले में नकद वेतन के बजाय राजस्व क्षेत्र अर्थात जागीर दिया जाता था, जागीरदार कहलाते थे। जागीरदार अपने वेतन की भरपाई राज्य द्वारा प्राप्त जागीरों से राजस्व की उगाही करके कर लेते थे। जागीरदारों को जो आय प्राप्त होती थी उसे जमा या जमादामी कहा जाता था। जागीरदारों की जो अनुमानित आय थी उसमें अन्य कर भी सम्मिलित होते थे। मुगल प्रशासन ने भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए राज्य की भूमि को 3 वर्गों खालिसा, जागीर और इनाम में बांटा था, जिसमें खालिसा से प्राप्त भू राजस्व शाही खजाने में जमा किया जाता था तथा खालिसा भूमि सीधे सरकारी नियंत्रण में होती थी। दूसरी जागीर भूमि थी जो मनसबदारों को सरकारी सेवा के बदले में प्राप्त होती थी। तीसरी श्रेणी में इनाम प्राप्त होता था जो सेवा के रूप में सरकारी नियंत्रण में नहीं रहता था। जागीरदारी व्यवस्था मुगल काल में अपनी एक अलग विशिष्टता के साथ विकसित की गई। जागीरदारी व्यवस्था की आधारशिला मुगल सम्राट अकबर ने रखी। बाद में मुगलकालीन जागीरदारी व्यवस्था की अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान बन गई। जागीरदारों को अपने खर्च तथा सेना के रखरखाव के लिए दी जाने वाली जागीरें कई श्रेणियों में विभाजित होती थी। इसमें पहले जो जागीर वेतन के रूप में जागीरदारों को दी जाती थी उसे जागीरे तनख्वाह के नाम से जाना जाता था। यदि किसी व्यक्ति को सशर्त कोई जागीर प्रदान की जाती थी तो वह मशरूत रीत जागीर के नाम से जानी जाती थी। इनाम जागीरें उन जागीरदारों को प्रदान की जाती थी जिनके पास ना कोई काम होता था और ना ही कोई पद उन्हें दिया जाता था। वतन जागीर स्थानीय स्वायत्त शासकों और जमींदारों को उनके अपने ही क्षेत्र में दी जाती थी। इस प्रकार मुगल काल में जागीरों की श्रेणियां निर्धारित करके एक पूरी व्यवस्था बनाई गई जो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था तथा मुगलों की सैन्य आवश्यकता को पूरी कर सके। चूँकि मुगल साम्राज्य की नींव सैनिक शासन पर आधारित थी, इसलिए मुगलों की सैनिक आवश्यकता की पूर्ति मनसबदार और जागीरदार ही करते थे। जागीरदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला के रूप में विकसित हुई। इस व्यवस्था की एक विशेषता यह भी थी कि जागीरदारों को भू राजस्व एक निश्चित क्षेत्र से ही प्राप्त करना होता था, अर्थात उनको एक निश्चित महाल से ही अपना भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया गया था। जागीरदारी व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि सैनिकों के रखरखाव और उनके वेतन आदि की व्यवस्था ठीक तरह से की जा सके। इसके साथ ही भू राजस्व एकत्रित करने में कर्मचारियों और सैनिकों पर जो रकम व्यय की जाती थी और जो अन्य कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी उन सभी से छुटकारा प्राप्त धीरे धीरे होने लगा। अब भू राजस्व पहले की अपेक्षा सुगमतापूर्वक एकत्र किया जाने लगा। आरंभ में जागीरदारी व्यवस्था ने अपने उद्देश्यों को सही ढंग से किया, लेकिन बाद में 17वीं और 18वीं सदी में इस व्यवस्था में भी कुछ दोष उत्पन्न हो गए और इसने मुगल साम्राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का काम किया। जागीरदारों को मुगल साम्राज्य की रक्षा के लिए एक सैन्य टुकड़ी भी रखनी पड़ती थी, क्योंकि वह जागीरदार के साथ साथ एक मनसबदार भी होते थे। उनका कर्तव्य था
कि वह मुगल साम्राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। ये जागीरदार अपने क्षेत्रों में राजस्व के मामले में स्वतंत्र थे। जागीरदार अपनी जागीर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के अलावा जनहित के कार्य भी करते थे। जागीरदारों पर प्रशासनिक नियंत्रण भी था। जागीरदार अपने क्षेत्रों में पूरी तरह से स्वतंत्र थे, लेकिन सरकार उनके ऊपर अपने फौजदार के माध्यम से नियंत्रण रखती थी। अर्थात मुगल सम्राट का जो स्थानीय प्रतिनिधि होता था वही उन पर नज़र भी रखता था। अकबर से लेकर औरंगज़ेब तक के सभी साक्ष्यों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाता है कि जागीरदारों पर नियंत्रण आय के अधिकारी दीवान के माध्यम से किया जाता था। इसके अतिरिक्त सब निगार भी जागीरदारों के लेन देन का हिसाब किताब अपने बही खाता में लिखता था, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर उसे सरकार के समक्ष रखा जा सके। निगार के सिफारिश पर जागीरदारों को उनकी जागीरदारी से बेदखल भी किया जा सकता था। यदि वह अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करता हो अथवा कृषकों के प्रति दमनकारी नीति अपनाता हो तो उन्हें जागीरदारी से बेदखल किया जाता था। जागीरदारों के ऊपर काजी के माध्यम से न्यायिक नियंत्रण रखा जाता था। काजी जागीरदारों के भू राजस्व संग्रह पर भी निगाह रखता था। जागीरदारों पर प्रशासनिक नियंत्रण इस बात से भी सिद्ध होता है कि बादशाह उन्हें जब चाहे उनकी जागीर से बेदखल कर सकता था। इस कारण यह जागीरदारों को अपने राजस्व क्षेत्र में लंबे समय तक नियंत्रित रहना पड़ता था, जिससे स्थानीय प्रभाव बढ़ भी सकता था। इससे वह अपने को शक्तिशाली भी बना सकता था और समय पड़ने पर मुगल साम्राज्य के लिए वह घातक भी सिद्ध हो सकता था। जागीरदारी व्यवस्था के अनेक गुण और दोष भी थे। जागीरदारी व्यवस्था जिसे अकबर ने आरंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था अभिजात्य वर्ग के ऊपर शाही नियंत्रण स्थापित किया जाए तथा शाही सेना के लिए आवश्यक सैनिकों की आवश्यकता या व्यवस्था की जा सके। लेकिन इन उद्देश्यों की पूर्ति तभी की जा सकती थी जबकि उन पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाया रखा जा सके। लेकिन अकबर के बाद के मुगल सम्राटों ने जागीरदारों को इतने अधिक जमीन बांटना आरंभ कर दिए, जिससे मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति दुर्बल होती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप जागीरदारों ने भ्रष्टाचार आरंभ कर दिए। जब तक अकबर का शासन रहा, जागीरदारी व्यवस्था सुचारू ढंग से चलती रही। जागीरदारों ने बाद में दूसरे मुगल कालीन शासकों के समय किसानों का शोषण करना आरंभ कर दिया। जागीरदारों को जो जागीरें स्थायी रूप से नहीं प्राप्त होती थी, उसे वे अधिक से अधिक भू राजस्व एकत्र करने के लिए जमींदारों पर दबाव बढ़ाने लगते थे और जमींदार कृषकों के ऊपर दबाव बढ़ाते थे, जिससे किसानों पर अत्यधिक अत्याचार होने लगे और किसानों को अत्यधिक अत्याचारों का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त पैबाबिक नामक व्यवस्था, जो मुगल कालीन जागीरदारी व्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न किया। पैबाकी व्यवस्था के अंतर्गत यदि जागीरदार शाही सेना के लिए घोड़ों की व्यवस्था नहीं कर पाता था या अन्य कोई शर्त पूरा नहीं कर पाता, तो उसकी भूमि जागीर उसे वापस लेकर दूसरे मनसबदारों को दी जाती थी।
किंतु लंबे समय तक इन पैवाकी क्षेत्रों का आवंटन नए मनसबदारों को किया जा सका, जिससे असंतोष को बढ़ावा मिला। इस प्रकार जागीरदारी व्यवस्था मुगल काल में अकबर के समय काफ़ी सुचारू रूप से चला, लेकिन अकबर के बाद के मुगल शासकों तक यह पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अंतिम शासक नादिर शाह के आक्रमण के समय इस व्यवस्था की कमियां दिखने लगी और मुगल बादशाह, जो अंतिम मुगल बादशाह था, वह नादिर शाह के आक्रमण के समय जो उत्पन्न अराजकता हुई उसका लाभ उठाकर नादिर शाह ने अनेक जागीरदारों को अपने पक्ष में मिलाया और जागीरदारों ने भी बिहार, बंगाल और अवध प्रांतों में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, जिसने मुगल साम्राज्य के पतन में महान भूमिका निभाई। इस प्रकार अकबर के शासनकाल तक जागीरदारी व्यवस्था अत्यंत प्रशंसनीय रही, लेकिन अकबर के बाद के मुगल शासकों के कारण जागीरदारों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली।